लोग कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये हमारा जो ये लाइव स्ट्रीमिंग था ना कट गया था। ओके, चलिए हम लोग फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते थे। मैं किस प्रश्न पे था? जो हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है? मेरा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दिया था? सॉरी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था ना? और देखिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था औरंगजेब ने। बिल्कुल नहीं। हालाँकि ये औरंगजेब के समकालीन थे क्या? 1828 में औरंगजेब जो था 1707-8 के बाद ही वो सिमट गया था ना, तो औरंगजेब के समकालीन ये नहीं थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो औरंगजेब बिल्कुल नहीं होगा। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती भी नहीं होगा ना, दयानंद सरस्वती भी नहीं होगा। देखिए जो और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, वो दिए थे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। ओके, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय आई थिंक 1831-32 का समय है ना, 1830-31-32 का समय है। ठीक है, उसी समय जब उन्होंने 1828 में क्या किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे ना, उसकी कुछ समय की बात है। ये चले गए थे। इनको अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़वाने के लिए, अंग्रेजों से अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इनको ब्रिटेन भेजा ताकि वहां पे जाएं और जो अकबर द्वितीय है इसकी अनुशंसाओं को उनके सामने रखें ताकि इनकी इसकी जो पेंशन था वो बढ़ाया जा सके ना। ये अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को वहां पे भेजा था ना, तो याद रखना है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, अकबर, महात्मा गांधी, डेरोजियो ना। तो इन सब में से कौन सा सही जवाब है? अगर आप लाइव हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो क्वालिटी और ऑडियो दोनों अगर अच्छा से सुनाई दे रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा। गुड इवनिंग रजनी जी। ठीक है, ओके। चलिए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ना। आई एम सॉरी, हमारे कुछ टेक्निकल एरर आ गया था ना लैपटॉप में, जिसकी वजह से ये जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग है कट गया था ना। मैं फिर से एक बार आ गया हूँ आपके सामने। स्वागत है आपका। ओके, यस, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने किया था ना। ओके, तो याद रखिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा कुछ इसमें से डेरोजियो, अभी मैं डेरोजियो के बारे में डिस्कस करूंगा ना जब प्रश्न आएगा इसके बारे में तब, डेरोजियो जी के बारे में। ठीक है, काफी अच्छा फेमस पर्सनालिटी है डेरोजियो ना। काफी कम, आई थिंक 24 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था डेरोजियो ना। उसी 24 साल में ही ये प्रोफेसर भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, और कई पत्र पत्रिकाएं भी लिखी, कई पुस्तक भी लिखी। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भारतीय, ठीक है, भारतीय किसमें, अ, दर्शन में बोल सकते हैं, दर्शन। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, मुझे ये बताना है आपको। सॉरी, आपको मुझे ये बताना है। आपको ये मुझे ये बताना है या मुझे आपको बताना है, दोनों बातें की है ना। मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो दयानंद सरस्वती की स्थापना किसने किया था? ओके, यस, दयानंद सरस्वती जी की स्थापना, सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना आंसर बी, राजा राम मोहन राय ने किया था ना। निम्न में से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। यस रजनी, योर आंसर इज राइट। ओके, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ओके, औरंगजेब तो बिल्कुल नहीं होगा ना। अब मैंने मुझे लगता है कि कई बार बोल चुका है, दसनों बार बोल चुका हूँ कि राजा राम मोहन राय की स्थापना, सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था ना। जब जब उनका नाम आ रहा है तब तब मैं ब्रह्म समाज का बोल ही दे रहा हूँ। कब किए थे? 1828 में किए थे। ओके, ब्रह्म समाज मतलब एक ईश्वर का समाज। पूरे विश्व में क्या है? केवल एक ईश्वर है ना। ऐसा ब्रह्म समाज, ब्रह्म मतलब एक, के श्रेष्ठ, केवल एक ना। तो ब्रह्म समाज मतलब एक ईश्वर का समाज, ऐसा उसका नाम का अर्थ है, ब्रह्म समाज। ओके, इसका स्थापना किए थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? हालांकि भारत में कभी डार्क एज आया नहीं, अंधकार युग नहीं आया कभी भी। वो तो जब अंग्रेज आ गए तो फिर
जो भारतीय दर्शन था, जो भारतीय कल्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेज़ आ गया उनकी वजह से, है ना? तो इस चेंजेज़ आ गया, तो इस कारण हालाँकि इससे पहले भी कभी भारत में पूरे सिविल वार भी नहीं हुआ ना कभी आज तक नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इंडिया में जन्म लिए हैं, इंडिया में जन्म लिए हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता की संज्ञा किन्हें दी जाती है? तो ये है राजाराम मोहन राय को दी जाती है। हालाँकि भारत में कभी पुनर्जागरण नहीं हुआ है, हमेशा से भारत मतलब जागा ही रहा है। देखिए, पुनर्जागरण का मतलब ये है कि एक बार कोई जाग रहा है और सो गया है, तो पुनः जागा है। समझ में आया ना? तो इसका अर्थ यही हुआ ना, तो भारत कभी सोया नहीं है, हमेशा जागता रहा है, हमेशा जागता रहा है। ओके? चलिए, तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजाराम मोहन राय। ओके? उस औरंगज़ेब तो बिल्कुल नहीं, झांसी की रानी तो बिल्कुल नहीं, रानी गौड़िल्लयू ना, रानी गौड़िल्लयू कहाँ पे? आसाम में थी। ओके? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा ली थी ना। देखिए, हमारा जो अब भारत की सामाजिक सांस्कृतिक सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा, ये ऊपर गया। ओके, अब हमारा आता है नीचे का प्रश्न है। यस रजनी, योर राइट आंसर इज राइट, राजा राम मोहन राय ना। ओके, चलिए, हमारा जो भारतीय संस्कृति धर्म सुधार था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे जो ऊपर धार्मिक आंदोलन था, वो समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित है, यानी कि एक के बाद एक घटनाएं घटित हुई हैं, उनको हमें कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। ओके, लगाना है, एक के बाद एक लगाना है। तो प्लासी, वेदरा, बांडीवल और बक्सर, ये 4 युद्ध है ना, 4 युद्ध है और काफ़ी निर्णायक युद्ध है, जो भारत की जो यहाँ की जो राजनीति है, उसमें काफ़ी उथल-पुथल आया था। जिसमें बता दूँ, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857 को हुआ था ना? सॉरी, 1857 में तो क्रांति हुई थी। 1757 में हुआ था ना प्लासी का युद्ध। किसमें हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज में ना। सिराजुद्दौला का जो वो थे ना, सेनापति मीर जाफर था, जिसे कलाइव का सियार भी कहा जाता है। किसको? मीर जाफर को कलाइव का सियार भी कहा जाता है ना। और ये किसका था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। ओके, तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके कारण उसकी विश्वासघात के कारण जो सिराजुद्दौला था अंग्रेजों से हार गया। ओके, ये रहा प्लासी का युद्ध। और वेदरा वेदरा का युद्ध जो है ना, यस आंसर, आपका आंसर सही है। आंसर इज राइट आंसर ना। प्लासी, वेदरा, बांडीवाल और बक्सर ना। मुझे लगता है ये प्रश्न काफी कठिन है, इसलिए केवल 4 वोट आया भी है। 4 वोट भी इसमें आया ना, इसे प्लासी, वेदरा, बांडीवाल। ये फैक्ट है ना, ये याद रख लेना, प्लासी, वेदरा, बांडीवाल श्लोक के रूप में, एक श्लोक के रूप में से मुझे याद रख लेना चाहिए। ओके, तो वेदरा का युद्ध जो है ना, अंग्रेजों और डच के बीच में हुआ था। इसमें मुझे कंफ्यूजन है। और बांडीवाल पुर्तगालियों और सॉरी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था शायद ना। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है। बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें 3 लोग हैं, मुगल मुगल शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक, और एक और था शुजाउद्दौला। हाँ, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, हाँ मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ध्यान रखना है, उसके जो पहले मैं नाम लिया ना, वो सिराजुद्दौला था। और यहाँ पे जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये शुजाउद्दौला है। शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था, शुजाउद्दौला। और मुगल शासक और अंग्रेज, ये और मीर कासिम, इन 4 लोगों ने जो जो अन्य ब्रिटिशर्स को छोड़ देते जो अन्य नाम है, वो सब लोग एक में मिल के लड़े थे और किससे? ब्रिटिशर से लड़े थे, परंतु वो लोग हार गए। इसी के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। ओके, ब्रिटिशर्स के साथ और मुगलों के साथ और ब्रिटिशर्स का और अवध के साथ। ओके, ये याद रखना है। तो ये रहा प्लासी, बेदरा और बांडीवाल बक्सर। ठीक है, ये सही क्रम है। चलिए, हमारा अगला क्रम है। वे राजनीतिज्ञ थे। वो क्या थे? एक राजनीतिज्ञ थे, विधिवेत्ता थे, ज्योतिष शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे। ये एक हमें व्यक्तित्व दिया है, उनका पहचान करना है। और वैज्ञानिक समाज सुधारक थे। ओके, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर, इस पे वैज्ञानिक पद्धति पर जयपुर शहर की स्थापना की थी और 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे ना। अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 लोग लाइव है ना, रजनी जी 2 लोग लाइव हैं। आप हो लाइव और कोई और एक लाइव है, हो सकता है वो पढ़ने में इतना बिजी हो कि कमेंट नहीं कर रहे हो, खाली केवल आवाज़ सुन रहे होंगे ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना हमारा मकसद केवल पढ़ना है, आपकी जैसी इच्छा ना। तो आप कमेंट, ओके, चलिए आप
एक्टिव रहिए। ओके, वो भी जो अन्य है जो लोग हैं वो क्लास मुझे लग रहा है कंटिन्यू सुन रही हैं। ओके, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रहे ना, जयपुर शहर की स्थापना किए थे सवाई राजा जयसिंह, काफी फेमस पर्सनालिटी है। सवाई राजा जयसिंह, ओके, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है सवाई राजा जयसिंह। इन्होंने ही दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, 5 जगह पे ना ये बनवाए थे, नक्षत्रशाला बनवाए थे। नक्षत्रशाला जैसे होता है ना वो, जिसमें सूर्य चंद्रमा तारे दिखाई देते, वेधशाला ना, ठीक है। एक नेचुरली मैन मेड बनाया जाता है, जैसे नक्षत्रशाला बोला जाता है ना, ये इजली ना, वेधशाला या नक्षत्रशाला, उसका उन्होंने स्थापना किया था, बनवाया था दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। ये औरंगजेब के समकालीन भी थे ना सवाई राजा जयसिंह। ओके, तो याद रखना है, ये क्या थे, बहुत ही इन्होंने जयपुर की स्थापना भी किया था। इन्होंने जयपुर शहर का स्थापना भी किया था। ओके, तो याद रखना है सवाई राजा जयसिंह। अच्छा ये देखिए, अब प्रश्न समाप्त होने वाले हैं काफ़ी जल्दी ही ना, अब ज़्यादा बचा नहीं है। भेड़ की तरह लंबी जीवन जीने से बेहतर है, भेड़ की तरह लंबी जीवन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन ही जियो। ओके, भेड़ की तरह लंबी जीवन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन ही जियो। ये एक मूवी का डायलॉग भी है ना, वो डायलॉग जो है ना मूवी का, अक्षय कुमार का मूवी है। अ, सीमा मौर्य जी, प्रणाम। काफ़ी देर फर्स्ट टाइम आप आई हो। ओके, स्वागत है आपका। अ, चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहिए। अगर आपको जवाब नहीं आता है ना, तो अगर आपको आंसर नहीं पता तो शर्मिंदा नहीं होना है बिल्कुल ना। आपके सामने से बस ये प्रश्न गुजर जा रहा है, तो आप फिर कभी जब एग्ज़ाम दोगे ना या कहीं पे जाओगे पढ़ने, तो वहाँ पे आसानी से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर दोगे। आप पढ़े रहोगे तो आप आसानी से समझ भी जाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है। एक बार सामने गुजर जाएगा, तो अगर किताब से भी पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके? चलिए, तो आपको अगर अगर आंसर नहीं पता हुआ तो भी आप इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, गलत ही सही कोई बात नहीं ना। जो पढ़ता है वही तो गलत करेगा, जो युद्ध में उतरेगा वही तो हारेगा ना, वही तो जीतेगा ना। और जो युद्ध में उतरेगा नहीं वो क्या हारेगा क्या जीतेगा ना। चलिए, चलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हैदर अली ना, सॉरी हाँ हैदर अली ना, हैदर अली के बेटे कौन थे, सॉरी। प्रश्न है ये है कि भेड़ की तरह लंबी जीवन जीने से बेहतर है कि शेर की तरह ही लंबी जीवन, शेर की तरह एक दिन जियो ना। और ऊपर का जो वक्तव्य है हैदर अली के बेटे ने दी थी, तो हैदर अली के बेटे कौन थे, वही इसके आंसर हो जाएंगे। हाँ, यस यस रजनी जी, आपने कमेंट करवा लिया, कोई बात नहीं। ओके चलिए देखिए, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका। थैंक यू रजनी ना, उसको उनको एक्साइटमेंट उनके अंदर बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा टिप्पू सुल्तान ना, टिप्पू सुल्तान हैदर अली के क्या थे, बेटे थे। मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा ना, जो टिप्पू सुल्तान और हैदर अली है ना, इन दो इन इन ये दोनों लोग बाप बेटे थे, ठीक है, काफी योग्य शासक थे। देखिए जो हैदर अली था ना, वो काफी उम्र में, मतलब ज्यादा उम्र उसका हो गया तब उसको जाके उसको साम्राज्य मिला था मैसूर का, उसको ज्यादा एक्सपेंस करने का और उसका रक्षा करने का, विकास करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। तो जो हैदर अली था, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में एक टसल चल रहा था ना, युद्ध चला, जिसका नाम है मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और चतुर्थ मैसूर युद्ध। इसके आगे क्या आएगा, वही प्रश्न भी आएगा ना, तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये होगा टिप्पू सुल्तान ना, टिप्पू सुल्तान क्या है, सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यही यही है ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और उन सभी युद्धों में एक एक संधियां भी हुई थी, किसके, अंग्रेजों के साथ और हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के साथ संधियां हुई थी। उस बताना है कि कौन सी संधि किस समय में हुई थी, ठीक है। मैं इसको अब डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। दोनों लोग मतलब युद्ध कई महीनों तक चला, जिसमें निर्णय नहीं हो पाया, तो संधि कर ली, और उस संधि में हुआ था, उस संधि का नाम है मद्रास की संधि ना, मद्रास की संधि। मद्रास एक क्या है, शहर है ना, मद्रास की संधि हुआ था। ओके, और जो द्वितीय युद्ध था ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अ, यस, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ, सॉरी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली लड़ता हुआ मारा गया, युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया, और युद्ध भूमि में ही टिप्पू सुल्तान ने अपना राज्यारोहण करवा लिया, राज्याभिषेक करवा लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ओके, यस, उपरोक्त सभी ना सही जवाब है, आंसर सही।
ऑप्शन डी सही आंसर है ना, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए देखिए, तो इसमें पहले वाले में मद्रास की संधि हुई, दूसरे वाले में हैदर अली मारा गया और टिप्पू सुल्तान उस युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवा लिया, और युद्ध को हालांकि जीत तो नहीं पाया, परंतु अंग्रेज भी नहीं जीत पाए और दोनों लड़ते लड़ते थक गए, तो मंगलौर की संधि कर ली और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें यस फर्स्ट में मद्रास की संधि ना, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और इसमें क्या हुआ, टिप्पू सुल्तान हार गया, इसमें टिप्पू सुल्तान हार गया, और इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टिप्पू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगपट्टनम के द्वार पे लड़ता हुआ मारा गया ना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, हालांकि वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्या है, सही है। चलिए, अच्छा, ये जो टिप्पू सुल्तान था ना, काफी योग्य शासक था, काफी योग्य शासक था, इतने जहाज बनाने के कारखाने स्थापित किए, और अपना एक क्लब बनाया, अपनी सेना का काफी ज्यादा विकास करवाया, विकास करने के लिए पुर्तगालियों को अपनी सेना में, फ्रांसीसियों को, विदेशियों को अपनी इसमें सेना में रखा, और बम बनाने का कारखाना लगाया, पानी वाला जहाज बनाने का कारखाना लगाया, ये स्वयं जहाज जहाज के वो बनाया करता था ना, सांचा बनाया करता था, कैसे जहाज बनेगा, काफी योग्य शासक था। हालांकि इसका दुर्भाग्य है कि लंबे समय तक शासक नहीं रह पाया, और इसके अगल बगल दुश्मन ही थे, जिसके कारण इसका दुर्भाग्य के साथ साथ भारत का भी दुर्भाग्य है ना, अगर वो रहा होता तो काफी ज्यादा इतिहास में चेंजेस हो जाते ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, और निम्न में से किस बंगाल के नवाब को कलाइव का सियार कहा जाता है, इसका डिस्कशन मैंने अभी ऊपर किया है, जब प्लासी का युद्ध में पढ़ा रहा था ना, प्लासी का युद्ध। ओके, तो किस शासक को कलाइव का सियार कहा जाता है, मीर सिराजुद्दौला और मीर कासिम, मीर जाफर और औरंगजेब, ये चारों ऑप्शन है, चारों लोगों को, चार ऑप्शन है ना, जिसमें से सब पे चुना गया है आंसर। ओके, तो इसमें से बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, मीर जाफर क्या हुआ, गद्दार बन गया, किसका, सिराजुद्दौला का, और सिराजुद्दौला से गद्दारी कर लिया, और मीर जाफर सेनापति था, या अंग्रेजों के साथ मिल गया। देखिए सीमा मौर्य ना, आप जो वीडियो क्वालिटी है बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, तब अभी तब दिखाई देने लगेगा। ओके, वैसे भी मेरा सिस्टम थोड़ा लो है, इसलिए मैं ज़्यादा हाई क्वालिटी पे लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अभी आपको दिखाई देने लगेगा, मुझे लगता है ना, क्योंकि मेरे में दिखाई दे रहा है, मेरे मोबाइल में जो मेरा वीडियो है वो दिखाई दे रहा है अच्छे से, जहाँ भी मेरा सिस्टम है मैं उसे जहाँ तक चेक कर पा रहा हूँ, अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप उसका वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए ना। चलिए, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, मीर जाफर हो जाएगा, मीर जाफर, ये जा करके अंग्रेजों से मिल गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया ना। देखिए, तो ये हो जाएगा मीर जाफर। मीर कासिम काफी योग्य शासक था, और ये मीर जाफर का दामाद था ना, मीर जाफर का, और मीर कासिम का था दामाद था। हालांकि जो मीर जाफर था वो अपने दामाद से भी गद्दारी कर लिया, दामाद से भी गद्दारी कर लिया, और फिर मीर कासिम को फिर दोबारा हटाकर फिर शासक बन गया ना। चलिए, तो ये मीर कासिम इसका दामाद था ना, औरंगजेब तो बहुत पहले ही मारा गया था। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 1757 को भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे, अभी मैंने पढ़ा ना ऊपर, प्लासी का युद्ध, तो प्लासी, बेदरा, बांडी और बक्सर, हाँ, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757 को हुआ था, और किस नदी के किनारे हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। इस समय सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, जिसने गद्दारी कर लिया था ना। ठीक है, यस, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, अभी साफ दिखाई देने लगेगा ना। तो ये हो जाएगा, देखिए, ये हो जाएगा इसका सही जवाब, कि अभी आप बता दीजिए ना, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कि सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर था, जिसने गद्दारी कर लिया। यस आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर, यस रजनी, आपका आंसर सही है, आंसर ए इज राइट आंसर। ओके, तो मीर जाफर क्या था, जिसे कलाइव का सियार भी बोला जाता है ना, मीर जाफर। ओके, चलिए, तो मीर जाफर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मीर मदान मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के वो क्या थे, एक सेनापति थे ना, कैप्टन मोहन सिंह। ओके, कैप्टन मोहन सिंह। ओके, चलिए, और मीर कासिम को आप जानते हैं, और मीर जाफर का वो दामाद था ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है,
20 जून 1757 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। याद ध्यान दीजिएगा, ये 20 जून की बात है ना। अब इसके बाद 23 जून को वो युद्ध भी हो जाएगा, उससे 3 दिन पहले ही। और 1757 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में, मुझे लग रहा है ये डेट मई होना चाहिए, इतना जल्दी नहीं था, ठीक है, या मई होना चाहिए, मई या अप्रैल होना चाहिए ना। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया वो। ठीक है, ये 126 अंग्रेजों को एक कोठरी में इसने बंद कर दिया, और जिसमें से सुबह तक केवल 23 ही जिंदा बचे। इसे ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है, ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है। मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। देखिए, औरंगजेब, सॉरी, सिराजुद्दौला ना, ये काफी योग्य शासक था। बंगाल का क्या था, ये नवाब था, बंगाल का यह नवाब था। और इसने जब ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने ना बंगाल में जो कलकत्ता में कोठी थी वह, ठीक है, उस कोठी पे अधिकार करना चाहा, तो इसने क्या किया, वहां पे आक्रमण किया। यस, हालवेल सही है ना। हालवेल इस घटना को अप्रत्यक्षदर्शी था, वो उसमें शामिल भी था। जो 146 लोगों को भर्ती किया था ना, उसमें हालवेल भी शामिल था। यस सीमा, यू राइट, सॉरी, राइट, ओके। हालवेल ना, यह उसमें वो जो 127 लोगों को एक कोठरी में 147 46 लोगों को उस कोठरी में हालवेल स्वयं उपस्थित था। और इसका सौभाग्य था कि यह जिंदा बच गया, उन 23 लोगों में यह जिंदा बचा। और बाकी सभी लोग रात को मर गए, कोई पानी बिना तड़प तड़प के उसी में से मर गए। इसे काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है, या ब्लैक होल की भी घटना कहा जाता है। ये जो हालवेल जिंदा बचा ना, ये आगे चल के बंगाल का गवर्नर भी बनेगा, बंगाल का गवर्नर भी बनेगा। ओके, चलिए, तो हालवेल बंगाल का गवर्नर भी बनेगा ना, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हालवेल। और लॉर्ड क्लाइव उसका समकालीन है, और लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इससे पहले, इसे 1353 में ही लॉर्ड डलहौजी था ना, जो सॉरी 1853 में, जब प्रथम प्रथम ट्रेन चली थी। ओके, चलिए, क्लास आज तब तक चलेगी जब तक हिस्ट्री का प्रश्न समाप्त नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब समाप्त ही होने वाला है। हाँ? अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मुझे आज एक समाप्त करना है, ताकि जैसे कि मैं फिर कभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो काफी नीचे आना पड़ता है, कम्युनिटी टैब में काफी नीचे आना पड़ता है, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर मैं इसे समाप्त कर दूंगा तो फिर दोबारा समाप्त करना नहीं रहेगा। और ऑलरेडी बना बनाया मटेरियल भी है, और मुझे इसको अलग से टाइप करके फिर पीडीएफ बनाना पड़ेगा, फिर पढ़ाना पड़ेगा। इसमें पीडीएफ बना है, बस स्क्रॉल करना है, आगे चलते जाना है। तो आपकी इच्छा, अगर नींद आ रही हो तो आप सो सकती हैं। मुझे तो ये पूरा समाप्त करके ही आज सोना है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था ना। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बक्सर बताया था। ओके, बक्सर वो, हालांकि वो भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था, परंतु यह जो है ना, गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था ना। भागीरथी इसी का एक सहायक नदी है। ओके, तो ये गंगा नदी के किनारे बक्सर, बक्सर कहाँ पे है, बक्सर बिहार में है ना, वहीं पे गंगा नदी के किनारे बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मीर कासिम, अंग्रेज, और बंगाल का, सॉरी, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन सभी लोगों ने मिलकर के लड़ा था ना। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी ना। ब्लैक होल की घटना जस्ट ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया है, ब्लैक होल की घटना। यस, रजनी जी आपका आंसर भी सही है, और सिंह मौर्य आपका भी आंसर सही है। ओके, तो प्लासी की युद्ध किस समय, सॉरी, हाँ, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी, आप ध्यान दीजिएगा। मैं बोला था ना, टाइपिंग मिरर था, टाइपिंग एरर। ओके, तो 1756 को घटित हुई थी, 20 जून 1756 को घटित हुई थी। ओके, तो इसका आंसर ए भी, इसका भी सही हो जाएगा ना। अह, मुझे लगता है ना, अगर नेट ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी घटा लीजिए, वीडियो क्वालिटी घटा लीजिए, जिससे क्या होगा कि लेकिन वीडियो क्वालिटी घटा लेंगे तो फिर ये अक्षर स्पष्ट दिखाई भी नहीं देगा। जैसी आपकी इच्छा, अगर नेट समाप्त हो गया तो कोई बात नहीं ना। चलिए, हालांकि मेरे में तो बहुत ज़्यादा डाटा है, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ना। बाकी और जो तीनों ऑप्शन है ना, वो काफी मैच ही नहीं करते, दूर दूर है ना, काफी ज्यादा दूर दूर है। जैसे 10 जून 1857 को क्या हुआ था, 10 जून 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था ना, कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था। और दूसरा, 10 जून 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था।
और जो ये तीसरा ऑप्शन है ना, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 20 जून 1756 इसका सही आंसर हो जाएगा ना। और जो 15 अगस्त 1947 है ना, 15 अगस्त 1947, इस दिन भारत आजाद हुआ था। ओके, इस दिन भारत आजाद हुआ था। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला, अकबर, औरंगजेब, टिप्पू सुल्तान, चारों में से बताना है। तो देखिए, प्लासी, वेदरा, बांडीवाल और बक्सर। हाँ, सबको लूट लो भैया। दीदी को पहले, दीदी का नेट पहले ली, फिर अपना तो पहले समाप्ति की, फिर दीदी का समाप्त की, अब भैया का ना, बारी बारी सबका, पूरे घर का जितना मोबाइल है सबका नेट ले लो। चलो ये देखो, अब प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, अकबर, औरंगजेब और टिप्पू सुल्तान ना। तो इसमें सही जवाब क्या रहेगा? मैंने अभी काफी इसका नाम बार 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 रिपीट करते करते ना आप लोगों को दिमाग में घुस गया होगा। ये सही हुआ, ये सही हुआ ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इज राइट आंसर ना। और जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था, इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर का दामाद कौन था? मीर कासिम था। ओके। और मीर जाफर को क्लाइव का सीआर कहा जाता है। क्लाइव उस समय क्या था? बंगाल का गवर्नर बना। इसी युद्ध के बाद तो वो क्लाइव ना, जो बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है, इसी की उसको एक प्रकार से प्राइज मिला बंगाल के गवर्नर के रूप में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, और अकबर के बारे में क्या बताना, जानते ही हो। औरंगजेब, ठीक है, टिप्पू सुल्तान और हैदर अली। ये मैसूर, मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका में। हाँ, सबका सबका नेट। देखिए, ये हो जाएगा, प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सबका संति आजा किले आप पढ़ के खत्म कर दो। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ओके। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल के पतन के बाद नए राज्य और उनके संस्थापक में कौन सुमेलित है ना? मुगल के पतन, यानी जब मुगल मुगल चलिए, सीमा मौर्य आपका आंसर सही है ना? ओके। अ ब स, ये सही है। ब स द। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता, हम लोग जैसे बोलते ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, परंतु हम लोग बोलते हैं उसे ब स द। क्रम नहीं समझ में आता, क्रम नहीं समझ में आ पाता ना कि क्या है। आ ई ई क्यों नहीं? फिर ब, फिर स, फिर द। ठीक है, अगर इसमें आपको लॉजिक पता हुआ तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ना, कौन सा लॉजिक है कि के बाद ही ब बोलते हैं और ब के बाद ही द बोलते हैं, द के बाद ही स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइएगा। चलिए, तो ये देखिए, मुगल के पतन के बाद, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद जो राज्य जो राज्य टुकड़े 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 में बटे थे, उनके संस्थापक कौन थे? जैसे बंगाल का शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां। इसने बंगाल की स्थापना किया। और ठीक है, तो बंगाल का ये क्या था? नवाब था मुर्शिद कुली खां। ये क्या है? सही है। दूसरा, हैदर अली। हैदर अली ने ना, हैदर अली, सॉरी, हाँ, हैदराबाद, सॉरी, हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? चिनकिलीज खां। चिनकिलीज खां, ये इसका नाम क्या है? चिनकिलीज खां। और यह जो मुगल साम्राज्य था ना, वहां से चला गया कर्नाटका में, वहां पे जाकर के हैदराबाद की स्थापना, सॉरी, हैदराबाद में इसने निजाम शाही वंश की स्थापना की ना, निजाम शाही बोलते हैं उसे। ठीक है, चिनकिलीज खां। और कर्नाटक में सादतुल्ला खां। कर्नाटक में सादतुल्ला खां, इसने अ, कर्नाटक की स्थापना की थी। ओके, कर्नाटक में अपनी साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? सादतुल्ला खां। ओके, तो उपरोक्त तीनों का तीनों क्या है? सुमेलित है। उपरोक्त तीनों के तीनों क्या है? सुमेलित है। हमारा अगला ऑप्शन है, नहीं नहीं, आपकी इच्छा। ब स द। मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। ओके, तो कोई बात नहीं है ना, ब स मैं समझता हूँ। आपकी इच्छा ना। तो हालांकि हम लोग हमेशा ABCD देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगता है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, चलेगा, हिंदी भाषी क्षेत्र से हम भी हैं ना। वो तो ये हो गया जा। ओके, तो सॉरी, बंगा तीनों के तीनों क्या है? सुमेलित है। ABCD, ब स द,
यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 1667 युद्ध में, सॉरी 1667 एडी में, ओके, 1667 एडी में फ्रांसीसियों ने फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी? ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ना। किसने कहाँ पे खोली थी ना फैक्ट्री? फ्रांसीसियों ने फैक्ट्री कहाँ पे खोली थी फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। सूरत में ना सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी सूरत में। ओके, तो याद रखना है कहाँ पे? सूरत में। और ठीक है, चलिए बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर, प्लासी, वेदरा, बॉन्डीवॉल, बक्सर। याद रखना है कि ओके, ठीक है ना, क्या लिखा थी? द लिखी थी ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके, चलिए हम लोग इसमें चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? याद रखना है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आई थिंक 1765 में हुआ था, 64-65 में हुआ था। यस, सीमा मौर्य। यस, ए आंसर सही है आपका। ओके, चलिए तो बक्सर का युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था? गंगा नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। तो इस समय मीर जाफर जो था ना, अपने दामाद मीर कासिम को हटा करके खुद वहां के बंगाल का नवाब बन गया था। ओके, खुद बंगाल का नवाब बन गया था, इसलिए मीर जाफर सही आंसर है ना, यही था। उसमें बक्सर का नवाब था। ओके, यही इस समय बक्सर का नवाब था। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? द, यानी कि डी ना। डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसमें थोड़ा लॉजिक है, इसे ध्यान से देखना ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 1698 एडी में। कब? 1698 एडी में। 1698 एडी में सूता नाती, सूता नाती, सूता नाती ना, सूता नाती नहीं, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे ना, अलग अलग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसका अर्थ गलत निकलेगा। तो सूता नाती ना, सूता नाती कालीकता और गोविंदपुरी, सूता नाती कालीकता और गोविंदपुरी तीनों को मिला करके कलकत्ता, कलकत्ता जो वर्तमान में ना कलकत्ता, उसकी स्थापना किसने किया था? यस, रजनी जी आपका भी आंसर सही है ना, मिर्जापुर, और सीमा जी आपका भी आंसर सही है। ओके, तो इसका सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुरी तीनों को मिलाकर के कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चार्नक, गिरार्ड अंगियार। चलिए ये हमें लग रहा है ना, ये जब जब ये अंग्रेज आ गया, पुर्तगाली आ गया, फिर डच, वेनिस, फ्रांसीसी, ये सब खत्म हो गया। ये मुझे लग रहा है कि बस 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये क्लास ना। देखिए, तो 1698 एडी में सुल्तानाती कालीकता गोविंदपुरी की कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जाप चार नाक ने किया था ना। ओके, जाप चार नाक, आंसर ए इज राइट आंसर। ओके, आंसर ए इज राइट आंसर ना। चलिए तो हमारा जाप चार नाक आंसर सही है ना, इसने ही कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने किस मुगल शासक के लिए वर्ष में एक कार्टेज निशुल्क दिया था? देखिए पुर्तगाली जो थे ना, वो काफी दिमाग वाले थे ना, उनकी जो जो नेवी थी, यानी कि जो जल सेना थी, वो काफी स्ट्रांग थी। तो उन्होंने क्या किया था, भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारत को अपने, भारत में जो उनका व्यापार था, उनकी जो व्यापारिक कोठियां थी, उनका जो साम्राज्य था, उसे सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, मतलब उसने क्या किया था, समुद्र पे एक अधिकार स्थापित करने के लिए एक नियम बना दिया कि जो भी उस जल से मतलब समुद्र में घुसेगा, मतलब इस क्षेत्र में घुसेगा, तो उन्हें सबसे पहले पुर्तगालियों से परमिशन लेना होगा, और उसका एक फीस होता था, एक प्रकार से बोले तो एक कागज होता था जिसपे वो लोग उसका देते थे कागज फाड़ करके, और फिर वो लोग उसका फीस पेमेंट करते थे। ठीक है, तभी जाके वहां पे इन लोगों को प्रवेश मिलता था, तभी उन लोगों को यहाँ पे प्रवेश मिलता था। कहाँ पे? भारतीय जल क्षेत्र में ना। तो इस तरीके से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा अकबर के लिए, किसके लिए? अकबर के लिए एक कार्टेज निशुल्क था ना, फ्री था, अकबर के लिए केवल छूट मिला था। चलिए हमारा ये क्लास समाप्त होने वाला, मात्र 4-5 क्वेश्चन और बचे होंगे। ओके, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा अकबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध ना, स्वाली का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में हुआ था? ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और अंग्रेज इसमें
जीत गए थे स्वाली के युद्ध में, और अंग्रेज में जीत गए थे अंग्रेजों ने। और ठीक है, ट्राई करूंगा सीमा, मैं ट्राई करूंगा कि 8 बजे से ही पढ़ाऊं। हालांकि उसमें नेट बहुत सारे ज्यादा लोग चलाते हैं ना, तो बड़ा स्लो चलता है नेट, इसके कारण मुझे लेट से लाइव आना पड़ता है। ओके। और चलिए ठीक है ना, मैं ट्राई करूंगा 8 बजे से ही ना। ये देखिए, तो इसका सही जगह अंग्रेज और फ्रांसीसी ने स्वाली का युद्ध हुआ था, इन्हीं दोनों लोगों के बीच में हुआ था। ओके। अंग्रेज इसमें जीत गए थे, और पहली बार एक सेना सेना के रूप में अंग्रेजों को जीत मिला था ना। सेना के रूप अपनी बदौलत जीते थे ना, अपनी बदौलत, अपनी सेना के बदौलत यहाँ पे जीत हासिल किए थे ना। तो ये हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए मुझे लगता है कि सूरत भी सही है ना, मछलीपट्टनम भी सही है, सूरत ही सही है ना, सूरत। ठीक है, इसमें मछलीपट्टनम लगाया और सूरत लगाया, तो मुझे कंफ्यूजन है इसमें, सही जवाब क्या हो जाएगा ना। हालांकि मछलीपट्टनम में स्थापित तो किया था, परंतु सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित किए, तो वो अस्थायी रूप से किए। मछलीपट्टनम में सबसे ठीक है, हाँ सही जवाब है। और मछलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना किए, और वो अस्थायी था, मतलब ज्यादा देर तक टिका नहीं, परंतु जो सूरत में स्थापित की वो ज्यादा समय तक टिका। लेकिन हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए मछलीपट्टनम, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले व्यापारिक कोठी स्थापित किए थे ना। और अस्थायी रूप से कब स्थापित किए थे? सूरत में स्थापित किए थे। ओके, तो हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। यस, और रजनी और सीमा, आप दोनों का आंसर सही है ना, ए। ओके, अब बस जस्ट खत्म होने वाला है प्रश्न, लास्ट आ गया है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, पुर्तगालियों को दिया जाता है, अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को? इसका सही जवाब है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने ना जब यहाँ पे आया, तो अपने जो यहाँ पर समुद्र है, भारत के जल क्षेत्र है, समुद्री सीमा है, उस पर एकाधिकार स्थापित किया, और पूर्व में जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ओके, उन लोग को बहुत सारे कपड़े वगैरह बेचते थे यहाँ से, भारत में यहाँ से ले जाके वहां पे बेचते थे। ओके, तो ये पुर्तगालियों ने जापान के साथ जो संबंध है हमारा स्थापित किया, और उसी समय से संबंध आज भी हमारा जो देश है भारत के साथ संबंध है, काफी मधुर है, काफी अच्छे संबंध है ना जापान के साथ। ओके, ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने ना जापान के साथ संबंध स्थापित किया था, याद रखना है। ओके, कैप्टन हॉकिंग्स अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आया था ना। कैप्टन हॉकिंग्स, देखिए कैप्टन हॉकिंग्स अकबर के नाम जेम्स प्रथम, जो जेम्स प्रथम उस समय क्या क्या था, वहां का ब्रिटेन का क्या था, राजा था, उसका पत्र था, वो कैप्टन हॉकिंग्स ने लेकर आया, किसी अकबर के दरबार में लेकर आया। परंतु उस समय अकबर यहाँ से चल बसा था, यानी कि स्वर्गवासी हो गया था, सॉरी स्वर्गवासी नहीं बोलेंगे, पर इस यहाँ से परलोक सिधार सिधार चुका था ना। ठीक है, तो अकबर मर चुका था, तो उसमें जहांगीर शासक था, उसके जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया। ओके, उसने जहांगीर से किस भाषा में बात की, किस भाषा में बात की? तो वो कैप्टन हॉकिंस ये भारत में आई थिंक रह भी चुका था, तो वो फारसी सीख चुका था, फारसी सीख चुका था, और जो मुगल थे उनका भाषा ही फारसी था ना, क्योंकि वो उधर से आए थे ना। तो फारसी उनका भाषा था, उनका राजभाषा भी फारसी ही था ना। राजभाषा क्या था, फारसी ही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी ना, फारसी में उसने बात किया, किससे? अ, मुगल शासक थे ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस बोले तो? यस, आपका आंसर सही है सीमा मौर्य, आपका ना अब फारसी हो जाएगा। ओके, फारसी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, छापने वाला, जैसे ना अखबार छपता है, किताबें छपती हैं, की शुरुआत किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? चलिए, इन चारों में से एक ऑप्शन आप चूज कीजिए। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ ना। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने ना, मैं बता दूं, पुर्तगालियों ने इस प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया था। प्रिंटिंग प्रेस में, सॉरी,
आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है ना भारत में आयुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद का एक भाग है आयुर्वेद ना। तो आयुर्वेद भी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक को सर्वप्रथम इसने इन्होंने छापा था, प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने उस प्रिंटिंग प्रेस में छापा था। ओके, तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत तो इन्होंने ही किया था, परंतु भारत में जो अखबार है ना, समाचार पत्र है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, उसका शुरुआत किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था, उसका शुरुआत अंग्रेजों ने किया था। ओके, यस, पुर्तगालियों ने ना। रजनी जी आपका आंसर सही है, आंसर ए। ये डी क्या है? डी, डचों ने, बिल्कुल नहीं, गलत, डच तो नहीं हुआ। ओके, आंसर ए इज राइट आंसर ना, आंसर ए। अब पुर्तगालियों ने शुरू किया था ना, ठीक है, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस, छापने वाला जो होता है ना मशीन, उसका शुरुआत तो पुर्तगालियों ने किया था, परंतु जो अखबार होता है ना, अखबार, उसका जेम्स अगस्टस इक्की, जेम्स अगस्टस इक्की ने किया था ना, इसका नाम है जेम्स अगस्टस इक्की। ओके, इसने सबसे पहले आई थिंक बंगाल गजट, बंगाल गजट नामक एक इंग्लिश में पत्रिका प्रकाशित किया था जेम्स अगस्टस इक्की ना। तो याद रखना, बंगाल गजट और जेम्स अगस्टस इक्की ने इसकी शुरुआत की थी, किसकी? न्यूज़पेपर की। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ने किया था। ओके, अच्छा, ये वाला याद रखना ना, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। जैसे मान लो भारत में ना, भारत में अनानास, अनानास, ओके, लौकी, पपीता, अमरूद, काजू, शलीफा, आलू, यहाँ तक कि आलू भी ना, टमाटर, मूंगफली, सूरजमुखी, लीची, संतरा, तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने किया था? इसका शुरुआत किसने किया था? भारत में अनानास, लौकी, पपीता, अमरूद, काजू, यानी कि इससे पहले भारत में लोग, ये लोग खाते नहीं थे क्या? लौकी, पपीता, टमाटर, काजू, शलीफा, आलू, ये लोग भारत में इससे पहले नहीं खाया जाता था। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगा ना कि जैसे कि इसकी शुरुआत किसने किया, ठीक है, यानी कि कहीं से और बीज लाया गया होगा और भारत में बोया गया होगा। और रजनी जी आप भी पढ़िए, दूसरे से भी पढ़वाइए जबरदस्ती ना। ठीक है, वो जो जो देख रहा होगा ना वीडियो, वो ऐसे बहुत मन लगा के देख रहा होगा कि मतलब पूरा ऐसे कुछ भी छूटे नहीं ना। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। तो मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा, क्या इससे पहले भारतीय जो थे ये सब खाते नहीं थे? थोड़ा सोचने वाली बात है ना। तो ये हो जाएगा, पुर्तगालियों ने इन सब की शुरुआत किए थे। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय शक्ति ने कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत की? कार्टेज व्यवस्था यानी परमिट, जैसे ना परमिट लेना, जैसे मान लो कोई एक बाउंड्री हो, अगर उसमें प्रवेश करना है तो आपको सबसे पहले वहां से परमिट लेना होगा, उन लोगों का सहमति लेना होगा, तभी उसमें प्रवेश कर पाएंगे। ओके, यस, आप दोनों लोग का आंसर सही है ना, आंसर ए दोनों लोग का सही है। ओके, तो ये हो जाएगा। परमिट व्यवस्था पुर्तगालियों ने शुरू की थी ना, किसने किया था? पुर्तगालियों ने, इन्होंने ही सबसे पहले अपने समुद्री क्षेत्र में परमिट व्यवस्था लागू किया था, जिससे उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वहां से क्या लेना पड़ता था? परमिट लेना पड़ता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, और मुझे लगता है कि अब आंसर, प्रश्न समाप्त होने वाली है ना। ओके सीमा, ये आपका आंसर सही है ना, आंसर डी। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली गवर्नर ब्लू वाटर पॉलिसी, युद्ध न करना की नीति अपनाया था? वास्को डिगामा, नीनो डी कुन्हा और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, और इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है इसका जवाब सी होना चाहिए ना। अगर हालांकि आप लोग यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि कमेंट बहुत ही नीचे है ये प्रश्न। ओके, कई एक महीना पीछे है, तो आप यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु इसका सही जवाब क्या है? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने ब्लू वाटर की पॉलिसी, एक नीति है जिससे क्या करते हैं, दुश्मन को, दुश्मन के घर में ही झगड़ा लगा देते हैं, ताकि वो लोग आपस में ही फंसे रहें और हम लोग उससे युद्ध नहीं करेंगे ना। ऐसा नीति है, ऐसा नीति अपनाया है, दुश्मन को आपस में झगड़ा लगा दो, वो फंसे रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी यानी युद्ध न करना की नीति है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न, और एक प्रकार से और भी, ये भी ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्र में ना एकाधिकार स्थापित कर लेंगे। हाँ, सब कुछ पुर्तगालियों ने ये शुरू किया था, खाने पीने वाला ना। मैं भी वही सोचता हूँ, क्या इससे पहले भारत में आलू लोग नहीं खाते थे? आलू, लौकी, पपीता, ये लोग नहीं खाते थे। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये। हाँ, देखिए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, तो याद रखना ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे तंबाकू की खेती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तंबाकू की खेती की ऑप्शन मैं बहुत बार कई एग्जाम में देख चुका हूँ कि तंबाकू की खेती किसने शुरू किया, तो पुर्तगालियों ने किया ना।
ये इंपॉर्टेंट है तंबाकू वाला। ओके, और बाकी सब याद रखना है, वैसे भी याद भी रहेगा। ऐसे जो फैक्ट होते हैं ना, जो इंटरेस्टिंग होते हैं, ये कभी भूलते भी नहीं है। अब ये आप मुझे लगता नहीं कभी भूलोगे भी नहीं, ये वाला ना। चलिए, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्र पे एक अधिकार स्थापित कर लेंगे ताकि हम दुश्मन को अपने जमीन पे घुसने ही ना दें ना, ताकि युद्ध ही ना करना पड़े। ये भी एक नीति है ब्लू वाटर पॉलिसी ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ना, इसने ही ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। अभी हमने ऊपर प्रश्न में जिक्र किया है। हालांकि ये जो नाम है ना, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े नाम है, तो याद करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, उससे पहले कोई कुछ नहीं खाता था। ओके, देखो, तो ये हो जाएगा ना फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ना, इसलिए ये हो जाएगा। ये क्या था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ओके, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, याद रखना है। चलिए, एक मिनट, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुना। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अब पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? पुर्तगालियों ने, यस रजनी, ये आंसर ही सही है ना, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अब पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया था, कहाँ बनाया था? अच्छा ठीक है, पुर्तगालियों में ना वास्को डिगामा आया था ना, वो प्रथम यूरोपीय था, जिस ठीक है 1498 में आया था। और वो कहाँ आया था? कालीकट में सबसे पहले उतरा था, कालीकट में उतरा था ना। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर कालीकट ही होगा ना, तो ये कालीकट ही। ओके, ठीक है, कोचीन और कालीकट। ठीक है, इसका आंसर मुझे कंफ्यूजन है। मेरी तरफ से कालीकट ही सही है। आप अगर चाहें तो गूगल कर सकते हैं इसका आंसर। यस रजनी, सी मुझे भी लग रहा है, सीमा आपका भी सी लग रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सी सही है ना, कालीकट ही सही है। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कालीकट में ही लगाया था ना। और मुझे, हम लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, जैसे वास्को डिगामा है, वह सबसे पहले कालीकट में ही आया था ना, कालीकट में ही उतरा था। ठीक है, तो इसलिए वहीं पे पहले फैक्ट्री भी लगाया गया। मैं इसी तरह से इसे याद किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसे चाहे तो इस लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था? निम्न में से कौन पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था? तो उसने स्थानीय स्त्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए किया था। देखिए, उसने क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगा दिया था अपने क्षेत्र में, जहाँ पे उसने जीता था, कहाँ पे? गोवा वाले क्षेत्र में ना। ठीक है, उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि यहाँ पर जो मान लीजिए, जैसे कि अगर विधवा स्त्री होती थी, उसके पति का देहांत हो जाता था, फिर उसको सती प्रथा में जलाया जाता था। तो उसे रोका गया इसलिए ताकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो सके, और वो लोग जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली मतलब पुरुष, उन लोगों से वो लोग क्या करें? वैवाहिक संबंध स्थापित करें, यानी उन लोगों के साथ शादी करेंगे, ताकि जिससे जो बच्चा पैदा होगा, उसका जो सोच होगा पुर्तगालियों से काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, मिलता-जुलता होगा। ठीक है? तो पुर्तगालियों से ज़्यादा मिलता-जुलता होगा, और जो ईसाई धर्म ना, ईसाईकरण हुआ, मतलब वो ईसाई धर्म अपना लेंगे, तो इससे ईसाइयों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इन लोगों की जो सोच थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक थी। तो उन लोगों का जो इरादा था और विचार था, वो थोड़ा गलत था, परंतु उन लोगों ने सती प्रथा पे रोक लगाया था ना। ऐसा उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए लगाया था। तो ये था अल्फासो द अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ना, अल्फासो द अल्बुकर्क, किसने ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ओके, अल्फासो द अल्बुकर्क ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यस, आप दोनों लोग का आंसर सही है ना, शिवम मौर्य और आपका रजनी कनौजिया। ओके, 3 लोग लाइव हो ना, 2 लोग कमेंट कर रहे हो, एक कोई नहीं कर रहा है ना। चलिए, तो हमारा ये हो जाएगा अल्फासो द अल्बुकर्क। चलिए, अब हमारा लगता है कि प्रश्न समाप्ति हो गया ना। अब भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? ये लगता है आखमुन टुप्पा, वास्को डिगामा ना। वास्को डिगामा, इसे बोलते हैं भारत का खोज भी इसने किया। जैसे प्रश्न था ना, भारत का खोज किसने किया? क्या उसमें भारत था नहीं? भारत तो था। उसने भारत में आने के लिए एक रास्ता की खोज किया था, रास्ता ना। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप काफी नीचे तक है ना। तो उस पूरे महाद्वीप को घूम करके गोल चक्कर लगाते हुए भारत में आना पड़ता था। काफी लंबा जगह समय था ना। ठीक है, वो स्किन घूम करके नहीं आना पड़ता था, आना तो घूम के ही आ पड़ता था। वो घूम के आने वाला जो रास्ता है ना, उसी का खोज किया था इसने। इससे पहले भारत में,
हाँ, सामान्य ज्ञान में है। ओके, ये सारे प्रश्न सामान्य ज्ञान में है। हाँ, बेसिक इंग्लिश जैसे होता है ना, ये पेट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पेट, और एसएससी एचएसएल, और जो ग्रुप डी का एग्जाम्स होता है, एनटीपीसी का एग्जाम होता है, और ये जीएस के बहुत सारे एग्जाम्स है ना। आप देखोगे डायरेक्टली अगर कोई भी एग्जाम होगा ना, जैसे पुलिस वगैरह, इस प्रश्न में से डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली। ये सारे बस बेसिक बेसिक है। अब मैंने काफी डिफिकल्ट नहीं लगाया था, बस बेसिक है ना। तो मैं बता रहा था ये। तो भारत में आने के लिए काफी घूम के आना पड़ता था ना, बस वो लोग रास्ता का खोज किए थे, वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया था। भारत में आने के लिए रास्ता का खोज किया था। ये हमें गलत पढ़ाया गया कि भारत का खोज किसने किया, तो हम लोग बोलते वास्को डी गामा। भारत था, भारत भारत पहले से ही था, अभी भी है, रहेगा भी। तो उन्होंने रास्ता का खोज किया था, ना कि भारत का खोज किया था। ठीक है, हमें गलत पढ़ाया गया है। ओके, यस, ए इज आंसर राइट, वास्को डी गामा ना। चलिए, अब भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? जैसे कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये पांचों ऐसे क्रम से आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। जैसे पूड, पूड डफा, फूड डेफा। आप इसे शॉर्टकट में कुछ चाहे तो अपने अपनी तरफ से कहानी बना के भी याद कर सकते हैं ना। जैसे कोई कहानी बना ले अपने मन में, कोई भी कहानी बना ले, तो जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, मुझे तो याद है। आप ऐसे पूरा शब्द, तो ये इस तरह से कहानी बना के भी याद कर सकते हैं। हालांकि याद करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, ठीक है, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, हाँ, हर रोज नव वर्ष होता है ना, जिस दिन हम लोग सो के उठते हैं ना, हर रोज नया नया साल होता है, नया साल होता है। ओके, तो यस, आप सबका आंसर ये क्या है, सही है ना? आंसर इज राइट आंसर। ओके, तो हर एक दिन एक नया साल ही होता है। ठीक है, शुरुआत करना होता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस महीने हम लोग क्या करेंगे? प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मैंने टारगेट फिक्स किया था ना कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत ये सब पढ़ेंगे ना। वो हम लोग नहीं पढ़ पाए, क्योंकि आधुनिक भारत ही काफी लंबा था, उसमें कि मैं प्रश्न सेट करने लगा। तो फिर सोचा कि क्या होना चाहिए। तो मैं केवल आधुनिक भारत का ही प्रश्न शेयर कर पाया था। और अभी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत क्या है, अभी बचा हुआ है ना। उसका प्रश्न मैं किसी और महीने सेट करूंगा, समाप्त करूंगा, शेयर करूंगा। इस महीने मैं जियोग्राफी का प्रश्न शेयर कर रहा हूँ। आप उसे हर साल डेली डेली सॉल्व करते रहिएगा। और इसी तरीके से फिर जब प्रश्न एक महीने में पूरे समाप्त हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के, तो फिर इसी तरीके से मैं फिर उस पे भी वीडियो बनाऊंगा ना, उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। और ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो, अगर आप इसे पूरा अब तक देखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देखे तो भी कोई बात नहीं, परंतु अगर आप बाद में जब कभी भी चाहें तो उसका प्ले स्पीड 1.25 1.50 या अपने अनुसार दोगुना कर लीजिएगा। और दोगुना करके एक बार जरूर देख जाइएगा, कभी एक बार दो बार, कभी कभी जरूर देख जाइएगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार प्रश्न सॉल्व किया है, 1 2 3 ABCD ऑप्शन लगाया है, एक बार हो गया। दूसरा बार आप एक बार ये लाइव वीडियो देख रहे हो। तीसरा बार एक बार आप खुद पहले स्पीड दोगुना करके देख लीजिएगा, ताकि जल्दी से खत्म हो जाए, आपका समय भी ज़्यादा नष्ट ना हो, और रिवीजन भी हो जाए। और मुझे लगता है कि मैं जितना बोला हूँ और आप जितना सुने हो, इतना हम लोग खुद पढ़ना चाहिए किताब में। तो पढ़ के समाप्त नहीं हो पाएगा इतने समय में। हम लोगों ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोशिश किया है, और हम लोग काफ़ी सफल भी हुए इसे पढ़ने में। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा पॉलिटी, संविधान का प्रश्न शुरू हो जाएगा। इस पे मैं वीडियो आई थिंक कल बनाऊंगा। कल कल इसी पे हमारा वीडियो होगा ना, संविधान पे। ओके, संविधान पे कल हमारा वीडियो होगा। तो आप मेरे साथ कल जरूर जुड़िएगा ना, कल। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ठीक है सीमा जी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, सो जाइए ना, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपका समय लिया। ओके, आशा करता हूँ आपका इसका क्या होगा, फल भी मिलेगा ना। तो ठीक है, अब यहाँ संविधान का प्रश्न समाप्त हुआ। हम लोग फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो किसी और के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारा मकसद तो सिखाना होता है, बाकी आगे आपकी इच्छा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।